गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 यानी कि आर्ब्यूक का अध्ययन करेंगे। आर्ब्यूक क्या है पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर आर्ब्यूक के गुणधर्मों और उनकी संज्ञाओं पर चर्चा। बच्चों, आर्ब्यूक कुछ तत्वों, संख्याओं या प्रविष्टियों अथवा कने फलनों का एक आयताकार अरेंजमेंट, क्रम विन्यास। आयताकार क्रम विन्यास से आशय ये है कि उसमें कुछ पंक्तियां होती हैं और कुछ स्तंभ। ठीक है, यानी अगर हम 10 संख्याओं को या 10 वस्तुओं को या 10 फलनों को हम 5 पंक्ति पंक्ति मतलब कि हॉरिजॉन्टल और 2 स्तंभ में अरेंजमेंट कर दें, तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा, जो क्रम विन्यास होगा, उसे हम एक बड़े कोष्ठक में बंद कर दें। इस प्रकार की अरेंजमेंट को बच्चों हम कहते हैं आर्ब्यूक। जैसे आपसे कहा जाए कि 6 अवयवों को आप 2, 3, 1, 1, 0 और 3, ये 6 प्रविष्टियों या अवयवों को हमने क्या किया, एक आयताकार अरेंजमेंट दे दिया। इसमें हॉरिजॉन्टल जो होते हैं उनको हम पंक्तियां कहते हैं, यानी ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, और जो वर्टिकल होते हैं उसे हम कहते हैं स्तंभ, यानी ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। और इसे हम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, अथवा इस प्रकार व्यक्त कर देते हैं, अथवा इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। बच्चों, इस प्रकार की अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं आर्ब्यूक। आर्ब्यूक के अंदर लिखी गई जो प्रविष्टियां होती हैं उन्हें हम तत्व, अवयव, एलिमेंट या प्रविष्टि भी कहते हैं। इनमें आपको ये बताया गया कि ये हॉरिजॉन्टल जो व्यवस्था होती है उसे हम पंक्ति, और जो वर्टिकल होता है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप देख रहे होंगे इसमें एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, अर्थात इसमें 3 पंक्ति हो गए और 2 स्तंभ हो गए। तो इस प्रकार आपने देखा 3 दूनी 6, तो कुल प्रविष्टियों की संख्या हो गई 6। बच्चों, आर्ब्यूक को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए, बी, सी आदि से व्यक्त करते हैं। तो बात हो गई आर्ब्यूक है क्या। आर्ब्यूक एक प्रकार का आयताकार क्रम विन्यास है जिसमें कुछ प्रविष्टियां, संख्याएं या फलन लिखे होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल व्यवस्था जो होती है उसको हम बोलते हैं रो। पहले वाले को हम R1, दूसरे वाले को R2 यानी रो नंबर 1, रो नंबर 2, और तीसरे वाले को रो नंबर 3 यानी तीसरा पंक्ति। और इस प्रकार वर्टिकल जो अरेंजमेंट है इसको हम कॉलम कहते हैं, यानी इसमें 2 कॉलम थे, पहले कॉलम को हमने C1, दूसरे कॉलम को हमने C2। बच्चों, अब बात होती है प्रविष्टियों के व्यापक, यानी अवयव का जो व्यापक अवयव है उसको हम कैसे अरेंज करें। तो व्यापक तत्व क्या होता है बच्चों, हम कहते हैं उसे AIJ। AIJ, IJ सफिक्स में है, आई उसकी पंक्ति यानी उस तत्व की पंक्ति की संख्या, और जे उसके स्तंभ की संख्या को बताता है। यानी AIJ मतलब हुआ कि किसी आर्ब्यूक के आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ का व्यापक तत्व। अगर हम बात करेंगे क्या है, तो आप इसे कहोगे A11। A11 से क्या आशय है, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का तत्व। इसी प्रकार बच्चों हम इसकी बात करें तो ये 1, 2, 3 तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ यानी कि A31 है ना।
इसकी बात करोगे तो याद आएगा A32, यानी AIJ क्या है, व्यापक तत्व है, किसी आव्यूह का व्यापक तत्व है जो उसकी स्थिति को बताता है I में पंक्ति और J में स्तंभ का संगत। ठीक है, अर्थात हम अभी तक क्या जाने, हम आव्यूह से थोड़ा सा परिचय हो पाया, आव्यूह की परिभाषा क्या है, आव्यूह का रिप्रेजेंटेशन क्या है, किन तत्वों से इसको हम नोटेशन द्वारा व्यक्त करते हैं, तत्व प्रविष्टि को जाने और व्यापक तत्व यानी जनरल एलिमेंट को जाने। बच्चों अब हम देखेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है, यानी आर्डर, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, जैसे कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 और 3, किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, इसी को हम उस पंक्ति का क्या कहते हैं, आर्डर यानी कि कोट। किसी आव्यूह में अगर उसकी कोटि बतानी हो तो बच्चों आप बड़ी सरलता से बता लोगे। जैसे आपसे पूछा जाए 3 2 1, अगर पूछा जाए ये आव्यूह किस कोटि का है तो आप देखिए कितने पंक्ति हैं, एक पंक्ति, कितने स्तंभ है, 1 2 3, 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि क्या हो गई, 1 इंटू। ठीक है, तो आपने क्या देखा बच्चों, आपने देखा आव्यूह एक आयताकार क्रम विन्यास है जिसके अंदर लिखे हुए तत्वों को मैंने प्रविष्टि तत्व अथवा अवयव कहा। आव्यूहों को व्यक्त करने के लिए हमने अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया और उनके तत्वों को लिखने के लिए हमने अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया। उन छोटे अक्षरों के सफिक्स में जो लिखा होता है वो उस तत्व की स्थिति बताता है, यानी अगर हम लिखते हैं AIJ तो आप समझोगे I में पंक्ति और J में स्तंभ का संगत तत्व है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं अगर आपसे कहा जाए कि एक आव्यूह A जो 2/2, ये 2 गुणे 2 कोटि का एक आव्यूह A है जिसका व्यापक तत्व AIJ है, जहाँ AIJ का मान कुछ दे रखा होगा I प्लस J बाई 2। अगर उन्होंने कह दिया जहाँ AIJ बराबर I प्लस J बाई 2 है तो आव्यूह A का मान ज्ञात कीजिए। आव्यूह A में कितनी पंक्तियां हैं बच्चों, 2 पंक्ति, कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ। तो इसका मतलब अगर हम आव्यूह A के बारे में लिखें ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22। कैसे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का तत्व, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का, दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का और दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ। ठीक है ना, अब इसका मान निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इस संबंध द्वारा, यानी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 रख दें तो A11 में मिल जाएगा। सो A11 की वैल्यू क्या आ गई, I की जगह 1, J की जगह 1/2 2/2 1, अर्थात A11 का मान आ गया। अब अगर A12 का मान निकालना हो, स्वाभाविक सी बात है I की वैल्यू 1 और J का मान 2 है, तो I की जगह आपने रख दिया 1, J की जगह 2 और बाई 2 यानी 3/2, तो A12 की वैल्यू आ गई बच्चों 3/2। इसी प्रकार A21 यानी I की जगह 2, J की जगह 1, 2 1 3/2 यानी ये भी 3/2 हो जाएगा। और A22 की वैल्यू निकालोगे बच्चों तो ये भी 2 ये भी 2 यानी 4/2 अर्थात कि 2 हो जाएगा। इस प्रकार यानी AIJ का अगर मान दिया जाए और A की कोटि बता दी जाए तो बड़ी सरलता से हम उस आव्यूह को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब हम आव्यूह के प्रकार पर चर्चा करें, यानी आव्यूह का नोटेशन देखा आपने, आव्यूह का व्यापक तत्व देख लिया, आव्यूह की कोटि यानी आर्डर, कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आव्यूह के प्रकार। बच्चों
अवयव के प्रकार पर बात करोगे आप, यानी टाइप ऑफ मैट्रिसेस, अगर हम अवयव की प्रकार की बात करें तो अवयव के प्रकार क्या है, ये जरा इसके बारे में समझिए। पहली चीज तो ये कि आयताकार व्यवस्था अगर कहा जाए, अगर हम आपसे कहते हैं कि ये एक अवयव 1 2 3, तो आपने देखा कि इसमें केवल एक पंक्ति और 3 स्तंभ, यानी 1 इंटू 3 का है। तो इसे हम बच्चों इसे कहेंगे पंक्ति अवयव, केवल एक पंक्ति है, ठीक है। इसी प्रकार अगर वह अवयव ऐसे होता तो हम इसे स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश भी कहते हैं, ठीक। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है वह अवयव इस प्रकार का होता जिसमें नंबर ऑफ रो कम होते। देखिए इसमें कितने रो हैं, 2 रो, कितने कॉलम हैं, 3, तो इसे हम क्षैतिज अवयव कहें, जिसमें नंबर ऑफ रो कम हो, यानी आर कम हो, और नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो, यानी सी ज्यादा हो, या आप कह लीजिए आई कम हो, जे ज्यादा हो। कितने कॉलम, कितने रो हैं इसमें, 2, कितने कॉलम हैं, 3, तो इसे आपने आयताकार अवयव तो कहा ही, क्षैतिज अवयव भी आप कर सकते हैं। तो आप जरा इसको इससे जोड़ें, तो क्या बच्चों ये क्षैतिज अवयव हुआ कि नहीं, जिसे आपने पंक्ति अवयव कहा था। पंक्ति अवयव पंक्ति अवयव क्षैतिज अवयव होता है, क्योंकि इसमें भी पंक्तियों की संख्या कैसी होती है, एक ही। अगर स्तंभों की संख्या एक से ज्यादा है तो इसे आप कह देंगे क्षैतिज, ठीक। बिल्कुल इसी प्रकार अगर वो अवयव 2 3 4 5 6 7 इस तरह का हो गया, तो बच्चों आप देखो इसमें पंक्तियां ज्यादा हो गई और कॉलम कम हो गए, तो इसे हम ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। ये क्षैतिज अवयव, ये ऊर्ध्वाधर, ये भी आयताकार, ये भी आयताकार, ये भी आयताकार, ये भी आयताकार। इसका यह एक विशेष रूप देख लीजिए आप। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो 3 और नंबर ऑफ कॉलम केवल 1, तो ये भी आप ऊर्ध्वाधर अवयव कह सकते हैं, है ना। अब हो सकता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक वर्ग भी एक आयत होता है। इसका मतलब ये रहा कि अब हमारी बारी आई जानने की वर्ग। तो आयताकार अवयव के बाद हम बात करेंगे वर्ग अवयव की। वर्ग अवयव में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, यानी जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। चलिए एक और मैंने बना दिया, अब आप देख लो बच्चों, इसकी कोटि हो गई 3 गुणे 3, जितने रो उतने ही कॉलम, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने आयताकार अवयव में कुछ प्रकार देखे, वर्ग अवयव की बात भी हो गई। अब हम बात करेंगे विकर्ण, डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है, पहली चीज वर्ग अवयव में हम उसकी कल्पना करते हैं। ये पहला तत्व A11, दूसरा A22, तीसरा A33, इसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ये हम मुख्य विकर्ण यानी अग्रग विकर्ण कहते हैं। बच्चों ये विकर्ण ये भी होता है, परंतु इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या अग्रग विकर्ण, ठीक है। और अगर किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी शून्य हो जाए बच्चों, तो इसे हम कहेंगे विकर्ण अवयव।
यानी अगर किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के तत्वों के अलावा शेष सभी शून्य हों तो इसे हम कहेंगे विकर्ण। और अगर ये सभी समान हो जाए बच्चों, ये जैसे 5 है ये भी 5 हो जाए, ये भी 5 हो जाए, यानी ये विकर्ण आव्यूह तो है ही, विकर्ण आव्यूह तो ये है ही, लेकिन इसके तत्व जो है वो सभी समान हो, अशून्य और समान, तो इसे हम कहेंगे अदिशा। ठीक। और अगर ये सब एक 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 हो जाए तो वो तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब तीनों में जरा एक बार फिर से चर्चा करें। यानी लीडिंग डायगोनल या जो अग्रज विकर्ण है उसके तत्व अशून्य हो, शेष सभी शून्य हो, तो उसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। और विकर्ण आव्यूह के सभी तत्व अशून्य समान हो जाए तो वो अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर सभी तत्व एक 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 हो जाए मुख्य विकर्ण के, शेष सभी शून्य हो, तो उसे हम कहेंगे तत्समक आव्यूह। बच्चों तत्समक आव्यूह को व्यक्त करने के लिए हम अब ये 3 कोटिका है तो इसे I3 से ही व्यक्त करते हैं। I3 कहां से क्या हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जिसका आर्डर है 3 into 3। ठीक है। इस प्रकार बच्चों आपने आव्यूह के कुछ प्रकार देखे। अगले वीडियो में हम और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।